मुझे लग रहा है कि देखिए बजाज फिनसर्व जो होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस के लिए अगले कम से कम 3 से 6 महीने के लिए मार्केट काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि इस स्पेस में कंपटीशन काफी बड़ा है। इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल जो रिलायंस का एक आर्म है वो बहुत ही जल्द लिस्ट होने वाला है, तो इन द नियर टर्म कंपटीशन बहुत बढ़ेगा और इसका असर डेफिनेटली मार्जिन्स पे होना चाहिए। हालांकि ऑन द पॉजिटिव साइड अगर हम एयूएम ग्रोथ देखें, क्लाइंट एडिशंस देखें, एसेट क्वालिटी देखें, तो हर पैमाने पे बजाज फाइनेंस जो उनकी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। बजाज फिनसर्व का इंश्योरेंस बिजनेस भी है, वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे 6 to 7 मंथ्स, बट अगर लंबी नजरिया का अगर आपका प्लानिंग है तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बजाज ग्रुप वेल मैनेज्ड है, कैपिटलाइज भी है, पैसा भी है, प्लस इनका जो कस्टमर बेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन मार्केट में इस स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा, बट अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल है तो मेरे ख्याल से निवेशित रहिए। ये स्टॉक उतनी ही तेजी से बाउंस बैक होगा जब क्लियरिटी आएगी, बट कम से कम नेक्स्ट 3-6 मंथ्स के लिए अंडर परफॉर्मेंस होगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो होल्ड करने की राय रहेगी, इसमें पैनिक में बेचे नहीं, यही मेरी राय रहेगी। मुझे लग रहा है कि नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे और मैं जनवरी टू मार्च का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए वेट करूंगा। ग्राउंड लेवल पे डिमांड थोड़ा सा सॉफन हो चुका है और अभी हाल ही में जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि कॉपर की कीमतें बहुत वोलेटाइल हो चुकी है, तो ये बहुत ही एक सीरियस मसला है, क्योंकि अगर कॉपर के प्राइसेस और बढ़ते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इनपुट कॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा। हालांकि हमको लग रहा है कि मार्जिन डेफिनेटली वॉल्यूम के साथ इंप्रूव होंगे और अगला सीजन अगर अच्छा रहता है समर सीजन, तो डेफिनेटली इसमें रिकवरी हो सकती है। तो मैं समझता हूं अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा टाइम इंतजार करें। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि बजट के बाद आपको मौका मिलेगा इसमें डिप में खरीदने के लिए, तभी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। हालांकि देखिए लॉन्गर टर्म हेवल्स बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बेस है, लिवरेज भी बहुत बैलेंस शीट पे कम है, तो ये सारी बातें कंपनी को लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। बट अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से कंपनी के लिए चैलेंजिंग रहेंगे, तो निचले भाव पे अगर कोई खरीदता है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। तो यही राय रहेगी कि जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रुके और बाद में करेक्शन पे आपको एक मौका मिल सकता है। पूजा मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर इस इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए। अभी हाल ही में इनका जो कॉफी बिजनेस था टाटा कॉफी, वो टाटा कंज्यूमर में मर्ज हो रहा है और कंपनी एक एग्री और स्पेशलिटी सेगमेंट में काम कर रही है फूड प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे मार्जिन भी अच्छे हैं, ओवरऑल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है और मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो इसमें अच्छी खासी अपसाइड आपको मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉफी का अगर बिजनेस की बात करें तो कॉफी के प्राइसेस अभी काफी एलिवेटेड है, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। प्लस ये वैल्यू एडेड कॉफी प्रोडक्ट्स में है, तो डेफिनेटली इसका फायदा मार्जिन में आपको आने वाले साल में देखने को मिल सकता है। तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे होल्ड करिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, करीबन 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो इनको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा आपको अगर अच्छा मुनाफा चाहिए तो, करीब 12 से 18 महीने के लिए, तब आपको अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा टाटा कंज्यूमर में। अविनाश जी, अगला सवाल इनका बर्जर पेंट्स पर भी है, इस पर भी राय दीजिए। इन्होंने 80 शेयर 700 के लेवल पर लिया हुआ है, काफी ऊपरी लेवल पर लिया हुआ है और वहां से इनको नुकसान ही हो रहा है, कोई कुछ भी रिकवरी हमने देखी नहीं हाल फिलहाल में स्टॉक में, और पिछले 1 साल में 25% तक की गिरावट शेयर में देखने को मिली है। और आज तो हमने देखा कि एशियन पेंट्स के भी जो नंबर्स आए हैं हल्के कमजोर साइड पर थे और उसका असर आज बर्जर पेंट के स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक भी आज अपने दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। बर्जर पेंट्स में बने रहने की राय देंगे आप या फिर निकलने की सलाह देंगे स्टॉक से? देखिए मुझे लग रहा है कि सारा पेंट सेक्टर अभी डोमेस्टिकली दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो इस बार फेस्टिव सीजन इतना स्ट्रांग नहीं था और ऊपर से क्रूड के कीमतें कम होने के बावजूद हमने देखा कि कल एशियन पेंट्स के नंबर जो थे वो उम्मीद से काफी कम थे। कंपटीशन इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, अभी जेएसडब्ल्यू, ग्रासिम जैसे नए प्लेयर्स उतरे हैं, तो आने वाले 6 से 12 महीने में कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्जिन प्रेशर जरूर रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे अगर मौका मिले तो इससे निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से पेंट सेक्टर में अभी जिस प्रकार का वैल्यूएशन बर्जर पेंट कमांड कर रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि इससे कहीं ज्यादा री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडस्ट्री के हेडविंड्स बहुत चैलेंजिंग है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये चाहे तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है या कैपिटल गुड्स है, ऐसे कोई विकल्प है जहां पे पैसा डाले, जहां पे ग्रोथ मोमेंटम पेंट सेक्टर के मुकाबले में काफी अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट दैट सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है तो इससे निकल जाए और कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट में पैसा डाले। मुझे लग रहा है कि अभिषेक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का शेयर जो है वो मुझे लग रहा है कि इस साल तो पूरे सेक्टर के लिए दिक्कत है। इनफैक्ट
इन्होंने रैलीज की बात की तो रैलीज के भी नंबर्स बहुत खराब आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो भी इंप्रूवमेंट कंपनीज में आएगी वो अगले साल के सीजन में देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली पेस्टिसाइड सीजन में पहला 6 महीना जो होता है अप्रैल टू सितंबर वो उनका बहुत रोबस्ट बिजनेस होता है। अक्टूबर टू मार्च में रेवेन्यू ग्रोथ इतना बढ़ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात बजट में हो सकता है कि एग्री और एग्रोकेमिकल्स को लेके अगर कोई अनाउंसमेंट्स आते हैं तो इसमें एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेशियोज भी है, आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये कम से कम 6-12 महीना वेट करते हैं तो मेरे ख्याल से इनको डेफिनेटली अपने कॉस्ट प्राइस से अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो मेरी राय में अभी लॉस बुक ना करे, थोड़ा सा इंतजार करे और कम से कम एक साल भर का नजरिया ले, क्योंकि होपफुली नेक्स्ट ईयर मानसून अच्छा होता है तो एग्रोकेमिकल एक अच्छा बूमिंग सेक्टर है जहां पे वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर जैसे इंसेक्टिसाइड्स काफी अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कंटिन्यू टू होल्ड है कि देखिए पॉलीकैब का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये केबल्स के अलावा एफएमईजी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट में भी काफी बड़े प्लेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि कॉपर का प्राइस बहुत वोलेटाइल हो चुका है, लेकिन इनका हेजिंग मैकेनिज्म है और जिससे इनके मार्जिन्स पे ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। और जिस प्रकार की अभी पावर जनरेशन कैपेसिटी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पिकअप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो केबल मैन्युफैक्चरर्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है और स्पेशली पॉलीकैब जैसी कंपनी है, इनको काफी फायदा और ग्रोथ FY24 में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली कोई भी करेक्शन अगर आता है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। वेल मैनेज्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छे नंबर्स कंपनी दिखा रही है और आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो होल्ड करने की राय रहेगी और कोई करेक्शन मिलता भी है बाजार में तो आई थिंक इट इज अ गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट। पोर्टफोलियो स्टॉक है तो इसमें नियर टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में पैसा जरूर बनेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए KSL में गिरावट का कारण यह है कि ग्रोथ इन डीमैट अकाउंट्स अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। जैसे सभी को पता है कि कंट्री में 2 डीमैट प्लेयर्स है, एक तो CDSL है जो लिस्टेड है और दूसरा NSDL है। मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर CDSL के लिए नहीं है, क्योंकि डीमैट अकाउंट्स अगर स्लो ग्रोथ में आते हैं तो ऑब्वियसली इसका सीधा इंपैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है। लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि NSDL जो अनलिस्टेड आर्म है उसका भी पब्लिक इशू बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर ये जल्दी अनाउंस होता है तो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर CDSL के यहाँ पे एक थोड़ी सी रीरेटिंग आप देख सकोगे। सबसे बड़ी बात कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, बिजनेस बहुत एसेट लाइट है और अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो KYC होगा वो CDSL करेगा, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। हालांकि ये रेवेन्यू फ्लो थोड़ा धीरे धीरे आएगा, तो अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि यहाँ पे फास्ट ग्रोथ शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा बट लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अभी भी बन सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बट लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनका बड़ा एक्सपोजर यूरोप में है। यूरोप में जिस प्रकार का मार्केट है, रिसेशन की बातें हो रही है, आने वाले क्वार्टर्स के लिए कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए इनका जो JLR का बिजनेस है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएगी। दूसरी बात, इनके पास काफी बड़ा कर्जा है जो बैलेंस शीट पे इनको लिवरेज हम कहते हैं वो है। तो इस तरह इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ टाटा मोटर्स को ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हम मारुति या महिंद्रा की बात करें तो ये कंपनीज मोरल कैश रिच है, बिल्कुल कर्जा बैलेंस शीट पे नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों चीजें मार्केट्स को डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस कर रही है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डोमेस्टिक पैसेंजर कार में, ट्रक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये जो बात आज आपने कही कि और एक सेकंड राउंड ऑफ वैल्यूएशन इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को होगा, तो इसका बेनिफिट थोड़ा बहुत तो इनको मिलेगा। बट जब तक कैश फ्लो जनरेशन नहीं होता है और जब तक ये यूरोप के हेडविंड्स निकल नहीं जाते, स्टॉक में कोई बड़ी तेजी शॉर्ट टर्म में नहीं होगी। तो अगले साल 1.5 साल का नजरिया कोई करता है तो गिरावट में खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टर्म में अगले 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए मैं समझता हूं नंबर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, मार्जिन में प्रेशर होगा, तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो लॉन्गर टर्म में होल्ड करें, बट कोई मेजर करेक्शन आता है तो ही खरीदने का मौका बनेगा। पूजा इसमें बने रहना चाहिए। मैं समझता हूँ, देखिए आदित्य बिरला फैशन ये बहुत ही बड़ा फैशन का एक एंटरप्राइज बिजनेस है। बहुत सारे ब्रांड्स कंपनी ओन करती है और काफी एग्रेसिवली इन्होंने एक्विजिशन से ब्रांड्स खरीदे भी है। सबसे बड़ी बात, पोस्ट कोविड के बाद जिस प्रकार का कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रहा है, ये एक कंजम्पशन प्ले वाला स्टॉक है, जहां पे मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों के लिए अगर कोई निवेशित रहता है तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका जो रिटेल नेटवर्क है, इनका जो प्रोडक्ट बुक है वो बहुत सिग्निफिकेंटली बड़ा है और आने वाले दिनों में ये चीज इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। हालांकि देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर
कर रहा है, लेकिन 250 260 में मुझे लग रहा है कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आएंगे। सितंबर क्वार्टर भी इनका बहुत स्ट्रांग था, मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत अच्छी थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 350 पौने 400 का भी प्राइस टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे इन्वेस्ट करके लगाता है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हो, बट लॉन्गर टर्म में ये बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव है और डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए पॉजिटिव कमेंट्री तो जरूर आई है, लेकिन हम कहते हैं ना कि एक्शन इज मोर बेटर देन नैरेटिव। तो नैरेटिव तो बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो की बात कर रहा है, अगर कैपिटल एलोकेशन की बात कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। मेरे ख्याल से जो रिटेल निवेशक है जिन्होंने बहुत पहले पैसा लगाया है, इनके लिए थोड़ी सी राहत की बात जरूर रहेगी। आज स्टॉक भी चल रहा है, बट मैं समझता हूं कि सितंबर 23 का जो उनका गाइडेंस है वो पहले अगर वो मेंटेन करे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सितंबर 23 तक वो ऑपरेटिंग पॉजिटिव EBITDA होंगे, उसके बाद कंपनी बड़ी ग्रोथ ट्रैक पे चलेगी। तो ये मेरे ख्याल से मार्केट्स इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भी इंतजार करूंगा। मेरे ख्याल से नियर टर्म में नैरेटिव्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट अवेट करेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो बेटर टू होल्ड, और फ्रेश खरीदारी मैं उसके बाद ही करना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी सितंबर 23 थोड़ा सा आगे है, तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक थोड़ा सा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। टिल देन जिनके पास